वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आरवी जोशी। और बेटा, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है हेलो एल्केन हेलो एरिन। हेलो एल्केन हेलो एरिन का ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देखा हो, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले लास्ट सेशन में जो कुछ हमने डिस्कस किया उसको थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी थी। जिसमें बताया गया था कि हेलो एल्केन किनको कहा जाता है, हेलो एरिन्स किनको कहा जाता है। साथ ही उनकी अगर हम बात करें, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स थे जिनकी बात करते हैं जिनका डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि जितने भी हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, अगर एक बार इनको यूज़ कर लिया तो उसके बाद ये नेचर में लंबे टाइम तक बने रहते हैं। तो ऐसे में जो ठीक है, जो मृदा सूक्ष्म जीव होते हैं उनके थ्रू भी इनका क्या नहीं होता है, डिकम्पोजिशन नहीं होता है। तो बात करते हैं कि अब कौन कौन से ऐसे हेलोजन कंपाउंड्स हैं जिनका हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे बात करें कि सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित क्लोरमफेनिकोल की बात की जाती थी, जिसमें ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है। इसका यूज़ जो होता है वो टाइफाइड के ट्रीटमेंट में होता है। इसके अलावा अगर आपने नाम सुना हो थायरोक्सिन हार्मोन का, जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ये भी आयोडीन युक्त एक हार्मोन होता है जो जिसकी कमी की वजह से गलगंड या घेंगर नामक रोग होता है। इसके अलावा बात करें कि कुछ संश्लेषित हेलोजन कंपाउंड्स भी होते हैं, जिसमें क्लोरोक्विन की बात की जाती है। मलेरिया के इलाज में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा बात करें, हेलोथेन भी एक सिंथेटिक संश्लेषित क्या होता है, हेलोजन कंपाउंड होता है, जिसका यूज़ सर्जरी में किया जाता है। ठीक है, जिसका यूज़ क्या किया जाता है, सर्जरी के दौरान किया जाता है, एनेस्थीसिया के तौर पे किया जाता है। इससे पहले एनेस्थीसिया के तौर पर हेलोफोम का यूज़ होता था। हेलोफोम होता है CaCl3, बट इसको बाद में बैन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी के ऊपर देखे जाने लगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हेलोथेन को यहाँ पर पूरे तरीके से हेलोथेन को यहाँ पर यूज़ किया जाने लगा। ये बात आप याद रखिए। फिर इसके अलावा कुछ और भी फ्लोरीन युक्त ऐसे कंपाउंड थे जिनको कहीं ना कहीं सर्जरी के दौरान यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इस चैप्टर में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। ठीक है, अभी तक हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन में हमने कहा कि भाई जो हेलो एल्केन हेलो एरिन्स होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन ना सबसे पहले हेलोजन एटम्स की संख्या के आधार पर किया जा सकता है। एक हेलोजन एटम है, दो है, या तीन है, या तीन से ज़्यादा है, तो ऐसे में उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर एक होगा तो उसे मोनो कहा जाएगा, दो होगा तो उसे डाई कहा जाएगा, और तीन होगा तो उसे ट्राई कहा जाएगा। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। अब बात करते हैं कि अगर वो एक होगा तो मोनो हेलो एल्केन भी हो सकता है, मोनो हेलो एरिन भी हो सकता है। डाई के लिए भी मोनो हेलो एल्केन और डाई हेलो एल्केन हो सकता है, हेलो एरिन हो सकता है। ठीक है, ट्राई हेलो एरिन या ट्राई हेलो एल्केन, ये चीज़ें आप याद रखिए। ठीक है, उसके अलावा बात हमने कही थी कि जो मोनो हेलो कंपाउंड्स होते हैं, यानी ऐसे हेलोजन कंपाउंड जिनमें केवल एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट होता है, उनको फिर से हमने क्लासिफाई किया था उस कार्बन परमाणु की संकरण की अवस्था के आधार पर जो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है हेलोजन एटम से। तो उसमें हमने दो कैटेगरी पढ़ी थी। पहली जो कैटेगरी हमने पढ़ी थी वो कहा था कि भाई CX बॉन्ड में जो ये कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन या तो sp3 मिलेगा या आपको sp2 मिले। तो इन दोनों कैटेगरीज को हमने पढ़ा, जिसमें हमने पहले पढ़ा था sp3 कैटेगरी में। sp3 कैटेगरी में जो सबसे पहला एग्जांपल आता है, जिसका नाम है एल्किल हैलाइड, जिसको हेलो एल्किन कहा जाता है। चैप्टर का नाम ही है हेलो एल्किन। और ऐसे में इसको डिनोट किया जाता है RX से। किससे डिनोट किया जाता है? इसको RX से डिनोट किया जाता है। R जो होता है यहाँ पर एल्किल पार्ट होता है, जो कार्बन की एक चेन हो सकती है। ठीक है, और ये कंपाउंड टू कंपाउंड क्या करता है, वेरी करता है। ये हेलोजन एटम होता है, हेलोजन परमाणु होता है। पीरियोडिक टेबल में आपने इसके बारे में सुना होगा। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एसेट्रा, ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हम बात करें तो हमने ये भी कहा कि भाई जितने भी हेलो एल्केन होते हैं, एल्किल हैलाइड होते हैं, इनका एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1X होता है। ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, सजातीय श्रेणी बनाते हैं। सजातीय श्रेणी में जो अंतर होता है, यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच का जो अंतर होता है वो एक CH2 का अंतर होता है। ये बात आप याद रखिए। इसके अलावा इनको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्लासीफाई किया गया था। 1 डिग्री किनको कहा जाता है कि हेलोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड जो कार्बन होता है, आप ये चेक करिए कि हेलोजन से जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन है वो आगे कितने कार्बन से कनेक्ट है। अगर वो आगे एक ही कार्बन चेन से कनेक्ट होगा तो ऐसे में ये 1 डिग्री हो जाएगा। अगर वो आगे दो कार्बन चेन से कनेक्ट है तो ऐसे में वो 2 डिग्री कार्बन होगा। और ऐसे में अगर वो 3 कार्बन चेन से कनेक्ट है तो ऐसे में वो 3 डिग्री
कार्बन होगा। तो ये कार्बन डिफाइन होने के बाद आप उसको उसी के अकॉर्डिंग उसके हैलाइड्स में बता देंगे, जैसे कि 1 डिग्री है 1 डिग्री हैलाइड होगा, 2 डिग्री हैलाइड होगा या 3 डिग्री हैलाइड होगा। बात करते हैं उसके अलावा हमने एलिलिक हैलाइड की बात करी थी। एलिलिक हैलाइड इज लाइक समथिंग दिस, की इस तरीके का होता है जिसमें एक डबल बॉन्डेड ऐसे 2 कार्बन होंगे और इसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे हैलोजन यहाँ पर जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है। और ये कार्बन भी sp3 ही होता है, ये बात भी आप याद रखिए। इस कार्बन को एलिलिक कार्बन कहते हैं, ये हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हमने बेंजिलिक हैलाइड की हमने बात करी थी। बेंजिलिक हैलाइड क्या होता है? बेंजिलिक हैलाइड इज लाइक समथिंग की बेंजीन के ऊपर एक कार्बन लगा होता है, CH2 ग्रुप लगा होता है, इसी से बॉन्डेड होता है हैलोजन। ये कार्बन sp3 होता है जिसे बेंजिलिक कार्बन कहा जाता है। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर हो सकता है कि एक ही कार्बन चेन लगा हो, जैसे अभी लगा है। अगर 2 कार्बन चेन होगी तो ऐसे में एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा, और ऐसे में 2 कार्बन चेन अगर होती है तो उसे हम 2 डिग्री कार्बन कह देंगे, क्योंकि ये चीज़ हमने अभी भी पढ़ा है। जैसे हमने कहा कि हैलोजन से बॉन्डेड डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन की डिग्री काउंट की जाती है, उसी के बेसिस पे उसको हम डिग्री डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये बात हमने डिस्कस की लास्ट सेशन में। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि sp2 CX बॉन्ड नेचर वाले जो कंपाउंड्स हैं उनमें कौन कौन आता है। तो विनाइलिक हैलाइड की हमने बात करी थी। विनाइलिक हैलाइड कहा था कि डबल बॉन्डेड कार्बन के किसी एक कार्बन पर जब हैलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होगा तो उसे विनाइलिक हैलाइड कहा जाता है। इसका हर एक कार्बन जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ये बात हमने डिस्कस करी थी वहाँ पर। इसके अलावा बात करें कि एरिल हैलाइड भी हमने बात करी थी कि एरिल हैलाइड क्या होता है। एरिल हैलाइड की अगर हम बात करें तो इस प्रकार के यौगिक में हैलोजन जो एटम होता है ये डायरेक्टली किसी बेंजीन रिंग पे करेक्ट होता है, क्योंकि एरिल का मतलब ही बेंजीन रिंग होता है, तो डायरेक्टली बॉन्डेड इस तरीके से होगा। ठीक है, और ये बात भी आपको पता है कि बेंजीन का हर एक कार्बन जो होता है, बेंजीन रिंग का हर एक कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने वहाँ पर पढ़ लिया था। इसके अलावा आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, और आज के सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर यानी कि जितने भी हैलो एल्केन्स की हम बात करेंगे यहाँ पर, और जितने भी हैलो एरिन्स की यहाँ पर बात की जाएगी, जितने भी हैलोजन कंपाउंड्स की यहाँ पर बात की जाएगी, उनके नोमेनक्लेचर की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, नाम पद्धति यानी कि नोमेनक्लेचर की बात हो रही है, नामकरण की बात हो रही है कि इन हैलोजन कंपाउंड्स को नाम कैसे दिया जाए। तो ये चीज़ तो आपने पढ़ी होगी आई थिंक कि जीओसी जो होता है, जीओसी जो वाला पार्ट आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने नोमेनक्लेचर वाला पार्ट पढ़ा है, जहाँ पर हम ये चीज़ तो पढ़ते ही हैं कि नोमेनक्लेचर के लिए डिफरेंट नोमेनक्लेचर सिस्टम आए थे, जिसमें सबसे पहला जो नोमेनक्लेचर सिस्टम आता है जिसको हम रूढ़ पद्धति या कॉमन नेम सिस्टम कहा जाता है, या सामान्य नामकरण पद्धति जिसको कहा जाता है, जो सबसे पहले आया उसकी बात की जाती है। उसके बाद डेराइव नोमेनक्लेचर सिस्टम आता है जिसको हम व्युत्पन्न नाम पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा तीसरी जो नामकरण पद्धति आती है उसको हम कहते हैं IUPAC। ठीक है, तीसरी नामकरण पद्धति क्या होती है, IUPAC यानी IUPAC होता है। और IUPAC होता है, ये सबसे एडवांस टेक्निक है, या फिर ये कहें कि सबसे एडवांस नोमेनक्लेचर सिस्टम है। ठीक है, इसी को जेनेवा नोमेनक्लेचर सिस्टम कहते हैं, इसी को सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर कहते हैं, और सबसे एडवांस यही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर हम कौन कौन से नोमेनक्लेचर सिस्टम को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हैलोजन यौगिकों, ध्यान से देखिए इस चीज़ को, हैलोजन यौगिकों का वर्गीकरण सीखने के पश्चात आइए अब हम यह सीखने की कोशिश करते हैं कि इनको नाम कैसे दिया जाता है। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर आप 2 चीज़ों को मेजर डिस्कस कर रहे हो, एक यहाँ पर आता है एल्किल हैलाइड और दूसरा कौन है, एरिल हैलाइड। तो बात करते हैं कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं इनके अगर यहाँ हम सामान्य नाम को लिखने की कोशिश करें, ठीक है, ध्यान रखना हम जनरली यहाँ पर 2 तरीके के नोमेनक्लेचर को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इन चैप्टर्स के अंदर हम 2 तरीके के नोमेनक्लेचर को यूज़ करेंगे जनरली, ध्यान रख लेना आप। तो पहला तो कौन सा होगा, कॉमन नेम सिस्टम, या फिर जिसको सामान्य नामकरण कहा जाता है, जो सबसे पहले पद्धति आई थी रूढ़ पद्धति, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। या फिर उनका दूसरा जो नामकरण पद्धति हम लेंगे वो आएगा यहाँ पर IUPAC, जो सबसे आधुनिक है, सबसे एडवांस माना जाता है। क्लियर है, इन दोनों नामकरण पद्धतियों के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हैलोजन यौगिकों का वर्गीकरण सीखने के बाद इनका क्लासिफिकेशन तो आपने सीख लिया। अब आप जानना चाह रहे हैं कि भाई इनका नामकरण कैसे लिखेंगे। तो पहली बात तो कि एल्किल जो हैलाइड्स होते हैं, ये एल्किल हैलाइड्स होते हैं।
एल्किल हैलाइड्सों के सामान्य नामकरण को व्युत्पन्न करने के लिए सबसे पहले एल्किल समूह का नाम लिखने के बाद, सबसे पहले एल्किल समूह का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हैलाइड्स का नाम लिखेंगे। यही बात इसने कहा है कि एल्किल हैलाइड्स को हम कैसे लिखते हैं, RX से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, RX से लिखते हैं, इस तरीके से। तो सबसे पहले आप एल्किल पार्ट का नाम लिखिए और उसके बाद हम हैलाइड पार्ट का नाम लिखेंगे। ये क्या, कौन सा नोमेनक्लेचर सिस्टम है, कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम या सामान्य नाम, इस तरीके से लिखा जाता है एल्किल हैलाइड्स का, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि नामकरण की जो IUPAC पद्धति होती है, नामकरण का अगर IUPAC नेम आप लिख रहे हो तो एल्किल हैलाइड के लिए क्या करोगे, सबसे पहले क्या करना होगा, हेलो प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना होगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखिए, हेलो प्रतिस्थापी। यहाँ पर जो हेलोजन है ये बताना पड़ेगा कि हेलोजन जो ग्रुप लगा है ये किस कार्बन पे लगा है, उसकी पोजीशन के साथ उसको लिखिए और उसके बाद फाइनली आप इस कार्बन चेन का नाम लिखेंगे। ये किस में करते हैं हम, IUPAC के अंदर करते हैं। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इन चीज़ों को। दूसरी बात यहाँ पर आती है, एक हेलोजन वाले बेंजीन के व्युत्पन्नों के नाम, यानी अगर किसी बेंजीन रिंग के साथ केवल एक ही हेलोजन एटम लगा है तो ऐसे हेलोजन व्युत्पन्नों के नाम को लिखने के लिए उनका कॉमन नेम, पहली बात तो उनका कॉमन नेम यानी सामान्य नाम और उनका IUPAC नाम, ये दोनों ना एक जैसा होगा, ये बात आप याद रखिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कौन सा नेम यूज़ कर रहे हैं, कॉमन नेम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको पोजीशंस बताने के लिए बेंजीन रिंग के अंदर प्रतिस्थापियों की पोजीशन बताने के लिए ऑर्थो, मेटा, पैरा यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑर्थो तब यूज़ करते हैं जब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो क्या हो, अगल बगल में हो, मतलब 1 2 हो तो हम करते हैं ऑर्थो, अगर 1 3 हो तो करते हैं मेटा, और साथ ही 1 4 एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1 4 पर लगे हों तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं पैरा, ठीक है। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा ये यूज़ करते हैं किसमें, कॉमन नेम सिस्टम या सामान्य नामकरण पद्धति या रूढ़ पद्धति में यूज़ करते हैं। जबकि अगर आपने ये पढ़ा हो कि IUPAC के अंदर जो हम यूज़ करेंगे वो जस्ट हम पोजीशंस बताते हैं, क्या करते हैं, ये चीज़ हमने 11th क्लास में पढ़ा होता है, ठीक है। IUPAC के अंदर क्या करते हैं, IUPAC में आप जस्ट पोजीशन बता दो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कि वो 1 2 है या 1 3 है या फिर ये 1 4 पोजीशन पे लगे हुए हैं, ठीक है। किन्हीं दो एटम्स या किन्हीं दो ग्रुप्स का पोजीशन बताना हो तो हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इनको समझने की ट्राई करते हैं कि कैसे इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है CH3 CH2 CH2Br, ठीक है। देखने को हमें ये चीज़ें पता है कि 3 कार्बन की चेन को कहते क्या है, सबसे पहले तो ये बता दो क्योंकि 11th क्लास का पार्ट है, ठीक है। 3 कार्बन चेन को हम जनरली प्रोप लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर इसको कार्बन फ्री इस तरीके से बॉन्ड होगा तो वहाँ पर प्रोपिल ग्रुप इसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो 3 कार्बन के लिए प्रोपिल, 2 के लिए ब्यूटिल, 2 के लिए यहाँ पर एथिल, ठीक है, 2 के लिए एथिल हो जाएगा, और इसी तरीके से 3 के लिए प्रोपिल, 4 के लिए ब्यूटिल, 5 के लिए पेंटिल, इस तरीके से हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले इसका हम लिखना चाहेंगे कॉमन नेम और साथ ही IUPAC नेम। तो 1 2 और 3 कार्बन है, लेकिन बात आती है कि सबसे पहले जब आप कॉमन नेम लिख रहे होते हैं तो अभी यहाँ पर बताया गया था कि इसको RX के टर्म में हम लिख रहे हैं, यही तो वो पार्ट है जो यहाँ पर 3 कार्बन की चेन दिख रही है, ठीक है। तो जब इसका नाम आप लिख रहे हो, इस कार्बन चेन का नाम लिखोगे कॉमन नेम के अंदर, तो आप इसे लिखेंगे क्या, प्रोपिल। 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। बट जैसे ही वहाँ पर एक बॉन्ड फ्री हो जाता है तो उसे हम इल लगा देते हैं लास्ट के अंदर, तो इसे हम कहेंगे प्रोपिल, ठीक है। तो प्रोपिल, लेकिन ये 3 कार्बन की चैन है, बिल्कुल सीधी चैन है। सीधी चैन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर आगे प्रीफिक्स में लगाते हैं एन, स्मॉल एन मतलब नॉर्मल, ठीक है। तो एन प्रोपिल ब्रोमाइड, Br के लिए क्या लगा दिया, ब्रोमाइड लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, पहले आप कार्बन चेन का नाम लिखिए, उसके बाद आप हैलाइड का नाम लिखिए, ठीक है। तो हमने लिखा एन प्रोपिल क्योंकि ये सीधी चेन थी, 3 कार्बन की चेन थी, तो एन प्रोपिल हो गया। साथ ही Br के लिए ब्रोमाइड लगा दिया। अब बात करें कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। अगर आप इसके IUPAC नाम की बात कर रहे हो तो IUPAC कैसे लिखते हैं भाई, IUPAC लिखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले पोजीशंस बताएंगे जो भी प्रतिस्थापी वहाँ पर लगा है कार्बन चेन के अंदर। सबसे पहले बात आती है कि 3 कार्बन की चेन आपको दिख रही है यहाँ पर,
3 कार्बन की चेन आपको दिख रही है। तो ऐसे में आप कहेंगे कि भाई कहाँ से नोमेनक्लेचर करना चाहिए, वहाँ से करना चाहिए जहाँ से पोजीशंस कम मिले, मतलब कम नंबर देना पड़ जाए किसको, प्रतिस्थापियों को। तो ऐसे में 1 2 और 3 इधर से ही करेंगे। तो 1 पे लगा होगा ब्रोमो और 3 कार्बन की चेन है तो उसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, प्रोप। और एल्केन ये है तो ऐसे में एन हो जाएगा। तो ऐसे में कहा जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, बात करते हैं इसी तरीके से। अगर ये सेकंड एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है। चलो इसका पहले कॉमन नेम लिखते हैं। कॉमन नेम में आप क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो ये ग्रुप आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। ठीक है, जब एक कार्बन पे 2 कार्बन ग्रुप इस तरीके से लगे होते हैं, 2 CH3 ग्रुप लगे होते हैं, तो इसको कहा जाता है क्या, इस तरीके से जब एक कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप लगे होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है बेटा, उसको कहा जाता है आइसो ग्रुप कहा जाता है। यहाँ पर 3 कार्बन है टोटल, इसलिए आइसो प्रोपिल हो जाएगा। ठीक है, और इसी कार्बन पे लगा है क्या है, Cl, तो आइसो प्रोपिल क्लोराइड, क्या लिखोगे, आइसो प्रोपिल क्लोराइड लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ग्रुप क्या है, आइसो ग्रुप है, 3 कार्बन है तो प्रोपिल लगाया, और साथ ही क्लोरीन यहाँ पर लगाया तो क्लोराइड यहाँ पर हैलाइड के लिए नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है आईपीएसी नाम। आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, आईपीएसी के लिए हमने कहा था कि पोजीशंस बता दो, इसको नंबरिंग दो। सबसे पहले किधर से नंबर दें, सबसे बड़ी कार्बन चेन होगी 3 कार्बन की ही है, तो ऐसे में नंबरिंग तो आप कहीं से भी दे लो, 1 2 3, 2 नंबर पे ही आपका क्लोरीन आएगा। तो ऐसे में 2 क्लोरो सफिक्स प्रीफिक्स जो लगाते हैं हम क्लोरीन के लिए क्या लगाएंगे, क्लोरो। इसी तरीके से ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, आयोडीन के लिए आयोडो। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ये जो पार्ट है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत बेसिक पार्ट है जो कि हम 11th के जीओसी वाले सेगमेंट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि 2 क्लोरो और ये क्या लिखा जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिखा जाएगा, बिकॉज ये क्या है, यहाँ पर एल्केन है। इसी तरीके से यहाँ पर इसका कॉमन नेम देख लो। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है, देखो हमने कहा था ये वाला ग्रुप आपको पहचान में आ गया होगा, आइसो। ये सबसे पहले क्या होगा, आइसो ग्रुप है, 3 कार्बन की एक कार्बन से जब 2 CH3 ग्रुप लगे हों इसको कहा जाता है यहाँ पर क्या, आइसो ग्रुप। और ये 3 वाला तो हमें आइसोप्रोपिल नजर आता है, लेकिन एक कार्बन और कनेक्ट है यहाँ पर, तो टोटल कितने हो गए, 4 कार्बन हो गए। ऐसे ग्रुप को कहा जाता है आइसोब्यूटिल, क्योंकि 4 के लिए ब्यूट यूज होता है। देखो 1 के लिए क्या यूज करेंगे, मेथ यूज करेंगे, है ना। 2 के लिए क्या यूज करेंगे, एथ यूज करेंगे। 3 के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप यूज करेंगे। 4 के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट यूज करेंगे। हाँ, अब बात आती है कि अगर ये एल्कीन होगा तो प्रोपेन हो जाएगा, ये मेथेन हो जाएगा, ये एथेन हो जाएगा और ये ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एल्केन्स की यहाँ पर बात हो रही है। अब बात कर रहे हैं अगले पॉइंट की तरफ कि इनका कॉमन नेम। अब कॉमन नेम तो हो ही गया ना, आइसोब्यूटिल तो ये हो गया, क्लोराइड इसके लिए हो गया, तो आइसोब्यूटिल क्लोराइड। हाँ, इसका अगर आईपीएसी नाम लिखोगे तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नंबरिंग कहाँ से दें, सबसे पहले तो सबसे लंबी कार्बन चेन देख लो, 3 कार्बन की चेन बनेगी। अब आप सोच रहे हैं इधर से दें नंबरिंग या फिर इधर से दें, तो नंबरिंग कहाँ से देंगे, जहाँ पर लोअर सेट ऑफ लोकेंट मिले, सबसे कम पोजीशन पे नंबर मिल जाए प्रतिस्थापियों को। तो ऐसे में 1 पर ही दिख रहा है यहाँ पर प्रतिस्थापी, तो 2 और 3, यानी इधर से नंबरिंग करेंगे। तो 1 पे हो जाएगा क्लोरो, 2 पे हो जाएगा मिथाइल। क्या, 1 पे क्लोरो, 2 पर मिथाइल हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल और 3 कार्बन की ये चेन हो जाएगी। तो ऐसे में क्या बोला जाएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन और एल्कीन हो तो प्रोपेन कहा जाता है। अब बात करते हैं, अभी लिखा गया था कि भाई किसी भी बेंजीन रिंग से जब एक ही हैलोजन लगा होता है, किसी बेंजीन रिंग से अगर एक ही हैलोजन लगा हो तो ऐसे में उनके कॉमन और आईपीएसी नेम सेम होते हैं। जैसे इसको लिखा गया ब्रोमो बेंजीन, ये ब्रोमो है, ये बेंजीन है, इसको प्रीफिक्स के रूप में लगाया गया, पूर्व लगन के रूप में लगाया गया, इसलिए ब्रोमो लगाया गया है। अगर इसको सफिक्स के तौर पे लगाया जाता है, जैसा अभी हमने देखा एग्जांपल्स में, तो ब्रोमाइड लिखा जा रहा था। ठीक है, बेंजीन ये होता है, ये 6 मेंबर्ड रिंग। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया ब्रोमो बेंजीन, आईपीएसी नाम देख लो और कॉमन नेम, दोनों एक जैसे नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, कॉमन नेम अगर आप लिखेंगे तो हमने कहा था भाई मेटा तब यूज़ करते हैं जब किन्हीं 2 की पोजीशंस हमें बतानी हो, ऑर्थो भी यूज़ करते हैं, पैरा भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कब यूज़ करते हैं, जब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर वो 1 2 होंगे तो ऑर्थो यूज़ करेंगे, 1 3 होंगे तो मेटा यूज़ करेंगे, और 1 4 होंगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो पैरा यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखो 1
2 और 3 ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1 और 3 पर जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जब कॉमन नेम लिखोगे तो वहाँ मेटा यूज़ किया जाता है, इसलिए स्मॉल m लगाया गया है। 2 के लिए क्या लगाया गया, डाई लगाया गया। ब्रोमीन के लिए जो प्रीफिक्स होता है, पूर्व लगन होता है, ब्रोमो लगाया जाता है, और ये बेंजीन है ही, तो मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। यहाँ पर देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया SYM। ये सिम क्या है, सिम का मतलब हो गया सिमेट्रिक। आप इसको किसी भी एंगल से देखें, आपको ये कंपाउंड ना, ये मॉलिक्यूल एक जैसा नज़र आता है, ठीक है। इस एंगल से देख लो, इस एंगल से देख लो, या फिर इस एंगल से देख लो, हर एक एंगल से ये सिमेट्रिक है, ठीक है। बराबर भागों में इसे बांटा जा सकता है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको सिमेट्रिक कह रहे हैं, ठीक है। सिमेट्रिक किसको कहा जाता है, सममिति तब होती है जब कोई चीज़ को काटने पर 2 बराबर भाग मिल जाएं, और इसको हर एक एंगल से काटने पर क्या हो रहा है, बराबर भाग ही मिलते हैं, इसलिए क्या कह रहे हैं, सिमेट्रिक कह रहे हैं। साथ ही यहाँ पर लिखा गया है ट्राई। ट्राई किसके लिए, 3 लगे हैं ग्रुप, और ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक पहले बता दिया गया। सिमेट्रिक का मतलब एक बेंजीन के अंदर सिमेट्रिक पोजीशन 1 3 5 ही बनती है, ये 1 ये 3 और ये 5, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ध्यान रख लेना। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, जैसे कि यहाँ पर देखो ध्यान से, इसमें सबसे पहले आप इसका कॉमन नेम लिखिए। कॉमन नेम जब आप लिख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि इसका कॉमन नेम क्या हो सकता है, ठीक है। कॉमन नेम ये ध्यान रखिए बेटा, एक कार्बन के अराउंड जब 4 कार्बन होते हैं ना, इस तरीके से, इसको कहा जाता है नियो। क्या कहा जाता है, नियो, ठीक है। एक कार्बन के अराउंड 4 मिथाइल ग्रुप आपको इस तरीके से मिल जाएं तो ध्यान रखना नियो ग्रुप होता है ये। और इस नियो ग्रुप तो हो गया, लेकिन ये टोटल कितने कार्बन हो गए, 5, तो इसको कहा जाएगा नियोपेंटिल। क्या कहा जाएगा, नियोपेंटिल। पेंटिल किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, 5 कार्बन के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो ग्रुप मिला ना, मतलब इसको अगर आप क्लोरीन को अभी भूल जाएं, अगर आप अभी इस क्लोरीन को भूल जाओ तो बाकी ये जो ग्रुप बचा है ना, इसको कहा जाता है नियोपेंटिल। क्या कहा जाता है, नियोपेंटिल। और ऐसे में नियोपेंटिल और फिर क्लोरीन आ गया तो वहाँ हो जाएगा नियोपेंटिल क्लोराइड। अब बात करते हैं इसके IPSC नाम की। IPSC नाम लिखने के लिए आपको नंबरिंग करना पड़ता है, लोअर सेट ऑफ लोकेंट लेना पड़ता है, मतलब जो प्रतिस्थापी लगे हैं उनको सबसे कम नंबरिंग पर रखना होता है। तो कैसे नंबरिंग करेंगे भाई, 3 कार्बन की ही चेन बन सकती है, इसमें कोई उससे बड़ी तो चेन आपको दिख नहीं रही होगी, ठीक है। तो 3 कार्बन की ही चेन बन सकती है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग इधर से करें या फिर इधर से करें, तो आप देखेंगे कि भाई नंबरिंग का मतलब होता है उस साइड से आप करो जहाँ से लोअर सेट ऑफ लोकेंट आपको मिल जाए, मतलब सबसे जो प्रतिस्थापी है उसको सबसे कम नंबर मिले। यहाँ कोई प्रतिस्थापी नहीं है, लेकिन यहाँ प्रतिस्थापी है इस कार्बन पर, तो ऐसे में हम कहाँ से, किस साइड से करेंगे, जिस साइड क्लोरीन लगा हुआ है। तो 1 2 3, तो 1 पे क्लोरो होगा, 2 2 डाई मिथाइल होगा, क्योंकि 2 नंबर पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो ऐसे में 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल, और ये 3 कार्बन की चेन बनेगी, तो ऐसे में प्रोपेन हो जाएगा। प्रोपेन का मतलब हुआ कि ये एल्केन है और 3 कार्बन की चेन होगी। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है ये, अब ध्यान से देखो, ये तो आपको पता ही, अभी हमने पढ़ा कि एक CH के अराउंड जब 2 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं तो उसको आइसो कहा जाता है, ठीक है। तो आइसोप्रोपिल तो है ये, है ना, आइसोप्रोपिल, और ये क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। तो अगर इसका कॉमन नेम लिख रहे हो, सामान्य नाम लिख रहे हो, तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड हो जाएगा। और अगर इसका IPSC नाम लिखें तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 करें या 1 2 3 करें, बात एक ही है। तो ऐसे में 2 ब्रोमो, और ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर है, तो ये समझ आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को किस तरीके से इनको नोमेनक्लेचर इनका किया गया है। अब कुछ और एडवांस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एडवांस पार्ट यहाँ पर क्या है, समान हैलोजन परमाणु युक्त। कहने का मतलब ये है कि एक जैसे हैलोजन एटम्स लगे होंगे, समान हैलोजन परमाणु युक्त डाई हेलो एल्केन्स, यानी कि आपके पास ना हेलो एल्केन्स है, मतलब आपके पास एल्केन कंपाउंड है, उसके अंदर एक जैसे ही 2 हैलोजन एटम अगर लगे हों तो उनको 2 कैटेगरीज में रखा गया है। पहले तो वो होते हैं एल्किलिडीन, जिनको, और दूसरे क्या होते हैं, एल्किलीन डाई हैलाइड होते हैं। पहले क्या होते हैं, एल्किलिडीन, और दूसरे कौन से होते हैं, एल्किलीन डाई हैलाइड। कैसे इनको कैटेगराइज करना है, यदि समान हैलोजन एटम्स, ध्यान से सुनना, यदि समान हैलोजन एटम्स परमाणु युक्त डाई हेलो यौगिकों में दोनों हैलोजन एटम अगर परमाणु श्रृंखला के किसी एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हो तो उसे कहा जाता है जेम डाई हैलाइड,
ठीक है, जिसको जेमिनल हैलाइड भी कह सकते हो। जेम डाई हैलाइड बोलूँ या जेमिनल हैलाइड बोलूँ, बात एक ही है। ठीक है, यदि हैलोजन हैलोजन परमाणु श्रृंखला के दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर उपस्थित होगा, मतलब एक दूसरे या तो होंगे एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हो, एक दोनों एक जैसे हैलोजन आइटम है और दोनों एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हो, तो उसको कहा जाएगा जेम डाई हैलाइड। ठीक है, और अगर ऐसा ना हो बल्कि ऐसा हो कि दो हैलोजन आइटम्स हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों हैलोजन आइटम एक जैसे हैं और दोनों एक दूसरे के नेबरिंग कार्बन पे प्रेजेंट है, इसको कहा जाता है विस डाई हैलाइड या विसिनल हैलाइड कहा जाता है। ठीक है, तो यही लिखा गया है, यदि हैलोजन परमाणु श्रृंखला के दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो तो उन्हें विसिनल हैलाइड कहा जाता है। सामान्य नामकरण अगर इनका लिखा जाए तो ध्यान से सुनना, जेम डाई हैलाइड वो हैलाइड्स जिनमें दो समान हैलाइड्स एक ही कार्बन पे होता है, तो ऐसे में उनको कहा जाता है एल्किलिडीन हैलाइड लिखा जाएगा। और विस डाई हैलाइड वो हैलाइड्स होते हैं जिनमें दोनों हैलाइड्स एक दूसरे के निकटवर्ती पोजीशंस पे होते हैं। अगर आप जैसे क्लोरीन की बात करें तो इस तरीके से निकटवर्ती कार्बन पे प्रेजेंट होंगे, उनको विस डाई हैलाइड को, अगर इनका विस डाई हैलाइड का अगर कॉमन नेम लिखे तो एल्किलीन डाई हैलाइड के नाम में इनकी तरह लिखा जाता है। क्लियर हुआ? देखो आप ध्यान से समझ लो इस चीज़ को एग्जाम्पल से। इसमें सिर्फ इतना बोला गया है कि दो कार्बन है, मतलब आप दो कार्बन की चेन हम ले रहे हैं और हमने कहा कि भाई आपके पास ना ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे आपके कार्बन हेलोजन कंपाउंड्स हैं जिसमें दो एक जैसे हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है, एक जैसे ही हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है। और अब बात होती है कि ये हेलोजन एटम्स या तो एक ही कार्बन पे होंगे या दो आपस में निकटवर्ती कार्बन पे होंगे। जब ये दोनों हेलोजन एटम जो कि नेचर में एक जैसे हैं, अगर ये एक ही कार्बन पे होंगे तो इस प्रकार के कंपाउंड को कहा जाता है जेमिनल हैलाइड या फिर इसको जेम डाई हैलाइड कहा जाता है। और इन्हीं का कॉमन नेम जो होता है वो एल्किलिडीन हैलाइड होता है। क्या होता है? एल्किलिडीन हैलाइड होता है। ठीक है, दूसरे वो होते हैं जिनमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो सेम नेचर के जो हैलाइड्स होते हैं, है ना, ये दोनों एक ही टाइप के हैं, या तो ये दोनों फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एक ही नेचर के होंगे। ऐसे में ये दोनों हैलाइड्स अगर एक कार्बन पे प्रेजेंट ना हो, एक दूसरे के नेबरिंग कार्बन पे हो, निकटवर्ती पड़ोसी हो, इस तरीके से प्रेजेंट हो, तो इस टाइप के कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? विस डाई हैलाइड, विसिनल हैलाइड। और इन्हीं का कॉमन नेम जो होता है वो होता है एल्किलीन डाई हैलाइड होता है। ठीक है, आईपीएसी नाम तो आप लिख ही लेंगे। तो बात करते हैं कि सबसे पहले जैसे ये लिखा गया है, यहाँ पर दो कार्बन की चेन है और जो क्लोरीन है यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH है, इस पर दो क्लोरीन को लगाया गया है, कार्बन से कनेक्ट है, ये दोनों क्लोरीन को लगाया गया है। कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और चौथा बॉन्ड। ठीक है, समझ गए? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हुआ क्या है कि एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन लगे हैं, दोनों नेचर में सेम है, ऐसे में एक ही कार्बन है तो ये सेम जेम डाई हैलाइड होगा। इसी को हम एल्किलिडीन हैलाइड कहेंगे, जिसको एथिलीडीन, क्योंकि एल्किलिडीन का मतलब हो गया कि दो कार्बन की चेन है तो एथ यूज होगा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? एथिलीडीन हो जाएगा। और लास्ट में लगा क्या है? यहाँ पर क्लोराइड लगा है, तो इसको लिखा जाएगा एथिलीडीन क्लोराइड। ठीक है, अगर ठीक वैसे ही समझा जाए विस डाई हैलाइड को, तो यहाँ पर देख लो कि भाई दो कार्बन की चेन है, दोनों हेलोजन एटम यानी क्लोरीन जो है निकटवर्ती पोजीशन पे लगे हैं। लिखा कैसे जाता है इनका कॉमन नेम? एल्किलीन डाई हैलाइड। एल्किलीन का मतलब है कि दो कार्बन की चेन है तो एथ हो जाएगा, तो एथिलीन हो जाएगा। और डाई क्लोराइड का मतलब है कि दो क्लोरीन लगे हैं तो डाई क्लोराइड या डाई हैलाइड का मतलब है डाई क्लोराइड लिखा जाएगा। तो विस डाई हैलाइड और ये क्या होंगे? जेम डाई हैलाइड। आईपीएसी नेम तो आपको वैसे ही करना है जैसा आप करते आए हैं, जैसे कि सबसे बड़ी कार्बन चेन चुन लो, उसके बाद जो प्रतिस्थापी लगे हैं उनको सबसे कम नंबर दे दो। ठीक है, उस हिसाब से आप नंबरिंग करेंगे। तो 1 2, तो आप इसको क्या लिखेंगे? 1 डाई क्लोरो, क्योंकि एक ही पोजीशन पे लगे हैं तो 1 डाई क्लोरो इथेन, क्योंकि दो कार्बन की चेन है तो दो कार्बन की चेन के लिए यूज़ करते हैं एथ। ऐसे में ये एल्केन है तो एन लगा दिया जाएगा लास्ट में, तो 1 डाई क्लोरो इथेन हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 1 डाई क्लोरो। ठीक है, 1 डाई क्लोरो इथेन, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है? 1 पोजीशन पे है तो 1 डाई क्लोरो इथेन हो जाएगा। आई थिंक ये यहाँ तक का पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, ध्यान से इन चीज़ों को समझना। ये चीज़ें आप जीओसी वाले पार्ट 11th क्लास में पढ़ते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। फिर भी हम ट्राई करेंगे कि आपको वो चीज़ें भी यहाँ पर क्लियर करवा दी जाए। बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की, जैसे यहाँ पर दिया गया है
कि ए यहाँ पर देखिए कार्बन की चेन दी गई है, इस कार्बन के ऊपर यहाँ पर क्लोरीन कनेक्ट है इस तरीके से। ये देखो ये CH3 है, ये CH2 है, CH के ऊपर लगा हुआ है यहाँ पर Cl और CH3, ठीक है। अब देखो इस पे कहा क्या जाता है, मतलब यहाँ पर लिखा गया है कि इसको हमें कॉमन नेम भी लिखना है और IPSC नाम भी लिखना है। कॉमन नेम जब आप लिखते हैं, कॉमन नेम जब आप लिखते हैं तो आपको क्या करना होगा, कॉमन नेम में क्या होता है कि जनरली हमने कहा था कि भाई सबसे पहले कार्बन चेन का नाम लिख लो, ठीक है। तो ये होता है सेकेंडरी। देखो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये तो आपको पता ही है 1 डिग्री 2 डिग्री किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो ये 1 डिग्री कार्बन है जबकि ये 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन आगे सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्ट है, 1 डिग्री हुआ। ये कार्बन अगल बगल 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो ऐसे में 2 डिग्री हुआ। ऐसे में इसको कहा जाता है 2 डिग्री। 2 डिग्री को हम सेकेंडरी भी कह सकते हैं, है ना, इंग्लिश में सेकेंडरी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं सैक। क्या लिखते हैं, सैक। सैक का मतलब होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब होता है द्वितीयक, 2 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है सैक, ठीक है। अब ये 4 कार्बन की चेन है, ये तो पता ही है, तो 4 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट, और जब बॉन्ड फ्री होता है तो इल लगा देते हैं, तो सैक ब्यूटिल तो इसका नाम हो गया, ठीक है। अगर आप इसमें अभी क्लोरीन को भूल जाएं तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, सैक ब्यूटिल, ठीक है। अगर आप इसको भूल जाएं तो सैक ब्यूटिल क्या हो जाता है, इसको कहते हैं, है ना, ये सैक ब्यूटिल ही होगा। यहाँ पर लगा है क्लोरीन, तो सैक ब्यूटिल क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो गया। IPSC नाम लिखेंगे तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इस पोजीशन से करेंगे, इस तरीके से, क्योंकि इसको कम नंबर मिलना चाहिए, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। इसी तरीके से ठीक यहाँ पर देखिए सेकंड एग्जांपल में आप एक कार्बन के अराउंड, अभी इस कार्बन को आप ध्यान से देखें तो इस कार्बन के अराउंड क्या क्या कनेक्ट है। यहाँ पर ये जो कार्बन दिखा है इसके अराउंड आपको एक CH2 मिल रहा है, एक यहाँ पर Br मिल रहा है। इस कार्बन के अराउंड यहाँ पर इसकी पोजीशन कंप्लीट होनी चाहिए, तो ऐसे में कितने CH3 लगेंगे, 3 CH3 लगेंगे। यहाँ पर आप इसमें करेक्ट कर लेना CH3, और ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद 3 आप लगा लेना यहाँ पर, तो 3 CH3 होंगे। मैंने कहा था ये वाला जो ग्रुप आप देख रहे हैं इस ग्रुप को क्या कहते हैं, एक कार्बन के अराउंड जब 4 मिथाइल ग्रुप आपको इस तरीके से दिख जाए इसको कहा जाता है नियो। और टोटल कितने कार्बन है, ये 5 कार्बन है, तो 5 के लिए लगाया जाता है पेंट। और जब ये Br को आप भूल जाएं तो इस ग्रुप को टोटली हम क्या कहेंगे, यहाँ पर इल लगा के छोड़ेंगे, यानी कि नियोपेंटिल तो ये हो गया, और इसके लिए लगा देंगे ब्रोमाइड, तो ऐसे में नियोपेंटिल ब्रोमाइड इसका कॉमन नेम यहाँ पर हो जाएगा। अगर इसका IPSC नाम लिखें, IPSC नाम जब आप लिखेंगे तो लिख दीजिए भाई, सिंपल सा है, आप लिखिए यहाँ पर। कैसे लिखेंगे, कहाँ से नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे या इधर से करेंगे। तो हमने कहा था नंबरिंग आपको वहाँ से करना है जहाँ से लोअर सेट ऑफ लोकेंट मिले। ब्रोमीन 1 नंबर पोजीशन पे मिल रहा है आपको, ठीक है, और आपके जो ये मिथाइल ग्रुप है ये 2 नंबर पोजीशन पे है, तो यहाँ से करेंगे तो 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल, और ये 3 कार्बन की चेन होगी, तो ऐसे में प्रोपेन हो जाएगा। तीसरे वाले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, एक कार्बन के अराउंड 3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगे हैं और इसी कार्बन पे ब्रोमीन लगा है। ये देखिए यहाँ पर ये कार्बन ना कौन सा डिग्री है, पहले ये देख लो। जिस कार्बन से 3 कार्बन चेन लगी हो उसको कहा जाएगा 3 डिग्री, ये चीज़ हमने पहले पढ़ी है। तो 3 डिग्री को इंग्लिश में लिखते क्या है, टर्सरी लिखते हैं। टर्सरी को अगर शॉर्ट में लिख लेंगे तो टर्ट, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। टोटल कितने कार्बन हुए, ये 4 के लिए क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट, और जब Br को आप भूल जाएं, बॉन्ड फ्री कर दें तो ब्यूटिल होता है, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर ब्रोमाइड आप लगा दिया गया, यहाँ पर Br। हाँ, इसका अगर आप IPSC नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए एक कार्बन के अराउंड इस तरीके से ये कार्बन लगे हैं मिथाइल ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी लंबी कार्बन चेन चुन लो। सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी होगी, आप कहेंगे कि यही हो सकती है 3 कार्बन की चेन, या फिर ये ले लो, है ना, कोई भी ले लो, बात वही है ना। पोजीशन ब्रोमीन की 2 नंबर ही आने वाली है, ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप, 1 2 3, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, देखो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन बनेगी तो प्रोपेन हो जाएगा। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट क्या है, यहाँ पर ये आपने देखा है, क्या नाम है इसका, विनाइल। ये ग्रुप आपको दिख रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH, विनाइल होता है, तो विनाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो गया। हाँ, इसका अगर IPSC नाम लिखेंगे तो आप इसको नंबरिंग देंगे। नंबरिंग कहाँ से देंगे, जहाँ पर लोअर सेट ऑफ लोकेंट मिले। ये जो CH ग्रुप आपको दिख रहा है इसको आप 1 नंबर देंगे और CH2 को 2 नंबर, तो इसको लिखा जाएगा सबसे पहले क्लोरो और फिर लिखा जाएगा 2 कार्बन के लिए एथ।
लेकिन यहाँ पर एल्कीन है तो इसकी वजह से यहाँ पर ईन लगा दिया जाता है, इसलिए क्लोरोएथीन यहाँ पर हो जाएगा। ये अब देखिए ध्यान से, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें। अगला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है एलिलिक हैलाइड। ये देखो ध्यान से, 3 कार्बन की चेन और जहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और जो हैलाइड लगा होता है वो ऐसे कार्बन पे लगा होता है जो sp3 होता है। ये हमने पढ़ा है एलिलिक हैलाइड्स के अंदर, ठीक है। तो एलिल क्या होगा, ये ब्रोमाइड, क्योंकि Br लगा है तो ब्रोमाइड होगा। और इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, एलिल ग्रुप, ठीक है। एलिल ग्रुप या एलाइलिक का ही बात वही है, ठीक है। एलिल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम। लेकिन जब आप इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे तो नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, वहीं से करेंगे। अब देखो ध्यान से, नंबरिंग जब आप कर रहे होते हैं तो अगर आपको कहीं पर भी ऐसा दिखे कि हमें डबल में या हमें डबल बॉन्ड में प्रायोरिटी देखनी हो या एक किसी प्रतिस्थापी के अंदर प्रायोरिटी देखनी है, प्रतिस्थापी आपका कोई भी हो सकता है, या तो आपके हैलोजन हो सकते हैं जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब हो सकते हैं, या कोई मिथाइल इथाइल ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको प्रायोरिटी देनी हो डबल बॉन्ड में और किसी प्रतिस्थापी में तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे, सबसे पहले डबल बॉन्ड को देंगे, मतलब उस साइड से नंबरिंग पहले करेंगे जहाँ डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ नंबरिंग सबसे पहले इस साइड से होगी 1 2 3, तो 3 पर लगा होगा ब्रोमो और 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप, और ये एल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इसलिए ईन लगा दिया जाएगा, तो 3 ब्रोमो प्रोपिन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़े। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, इसका अगर मुझे कॉमन नेम लिखना हो तो ध्यान से देखो, नंबरिंग इसको क्या कहा जाता है, ये वाला जो ग्रुप होता है कॉमन नेम में इसको कहा जाता है टालुइन, ठीक है। इसको टालुइन कहा जाता है। ये लगा है क्लोरो, ठीक है। और किस पोजीशन पे लगा है, ये इसके रेस्पेक्ट में ना 2 नंबर पोजीशन पे है, तो 1 2, ठीक है। क्योंकि अगर आपका ये मेन फंक्शन ग्रुप है, अगर ये मेन ग्रुप है तो इसके अलावा 1 पोजीशन पे ये होगा तो 2 पर ये होगा, तो 2 के रेस्पेक्ट में हम लिखते हैं ऑर्थो, तो ऑर्थो क्लोरो टालुइन, ये आप ध्यान रखिए। लेकिन अगर हमें इसका कॉमन नेम आईपीएससी नेम लिखना हो तो हम क्या करते हैं, नंबरिंग देते हैं। नंबरिंग कैसे देंगे, अब इन दोनों में किसको नंबर पहले देंगे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही प्रतिस्थापी ग्रुप हैं तो किसी एक को प्रायोरिटी देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रखेंगे, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, इसको मिथाइल कहा जाता है, इसको क्लोरो कहेंगे, और ये क्या होगा, बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है, ये देखिए ध्यान से, ये भी हमने कल पढ़ा है, कल के सेशन में ये वाला आपने पढ़ा है। इसको कहा जाता है बेंजिल, ठीक है। और ये लगा है क्लोराइड, तो बेंजिल क्लोराइड यहाँ पर हो जाएगा इसका कॉमन नेम। जबकि इसका अगर हमें आईपीएससी नेम लिखना हो तो हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापियों के नाम पहले लिखते हैं। प्रतिस्थापी में कौन कौन है यहाँ पर, एक तो आपका ये फेनिल लगा है, इसको बेंजिल रिंग को अगर प्रतिस्थापी के तौर पे यूज़ कर रहे हो तो आप लिखेंगे फेनिल, अदरवाइज अगर मेन ग्रुप है तो उसे बेंजीन लिखेंगे। और ये क्या होगा, क्लोरो, तो क्लोरोफेनिल बेंजीन, है ना, क्लोरोफेनिल। और ये एक कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, मेथ, और है ये क्या, एल्केन, तो ऐसे में मिथेन हो जाएगा और इसीलिए इसका नाम लिखा गया है क्लोरोफेनिल मिथेन। नेक्स्ट यहाँ पर है CH2Cl2, इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो ये आप ध्यान रखिए, CH2 को हम कहते हैं मैथिलीन, क्या कहते हैं, मैथिलीन, एक कार्बन के लिए मैथ, और इसके दोनों बॉन्ड फ्री होते हैं इसलिए इन लगा दिया जाता है, तो मैथिलीन करके इसको लिखा जाता है। और ये क्लोराइड यहाँ पर लगा हुआ है ना, दोनों पोजीशंस पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर Cl लगा है, इसी वजह से इसको मैथिलीन क्लोराइड कहा जाता है। इसके अलावा इसका अगर हमें आईपीएससी नाम लिखना हो तो हमने कहा था कि आईपीएससी नाम के अंदर पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है। तो डाई क्लोरो, यानी 2 क्लोरो हैं तो डाई क्लोरो, और एक ही कार्बन है तो मिथेन, और ये है क्या, एल्केन, तो इन लगा दिया गया लास्ट में। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़े। अगला एग्जाम्पल है यहाँ पर CH3Cl, जिसको क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। क्लोरोफॉर्म इसका कॉमन नेम है, इसी नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन इसका अगर हमें आईपीएससी नाम लिखना हो तो ट्राई क्लोरो, क्यों, क्योंकि प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखेंगे तो ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन है तो मिथेन लिख देंगे, एल्केन की कैटेगरी में आता है। अगला एग्जाम्पल CHBr3 है, जिसको हम ब्रोमोफॉर्म लिखेंगे, जैसे क्लोरोफॉर्म लिखा ठीक वैसे ही ब्रोमोफॉर्म होगा, ट्राई ब्रोमो मिथेन इसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर आता है CHCl4 क्लोरो, जिसको हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका कॉमन नेम है, ठीक है, ये ध्यान रखना। पायरीन भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा बात करें कि यहाँ पर इसका अगर हमें कॉमन के अलावा इसका अगर आईपीएससी नेम हमें लिखना हो तो 4 कार्बन के लिए हम लिखेंगे टेट्रा,
4 है ना टोटल, 4 के लिए हम लिखेंगे टेट्रा क्लोरो लिख देंगे, क्योंकि प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखेंगे। एक ही कार्बन है तो मेथ हो जाएगा, और ये एल्केन कैटेगरी का है, इस वजह से यहाँ पर एन लगा दिया जाएगा, तो टेट्रा क्लोरोमीथेन यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पर है बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखो सबसे पहले इसका अगर कॉमन नेम लिख रहे हो तो क्या लिखेंगे, कार्बन चेन का नाम लिखो। क्या है, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपिल होगा। हाँ, लेकिन ये सीधी चेन है इसलिए एन प्रोपिल लिखा गया। ये क्या है, फ्लोराइड। ठीक है, जब इसे अनुलग्न के रूप में लिखेंगे तो फ्लोराइड लिखेंगे ना, और अगर ये पूर्वलग्न के रूप में होता तो इसे फ्लोरो लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर होगा एन प्रोपिल फ्लोराइड हो जाएगा। लेकिन अगर इसका हमें क्या लिखना हो, आईयूपीएसी नेम लिखना हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, तो 1 पे 2 3, तो 1 फ्लोरो, और 3 कार्बन की चेन के लिए प्रोप, और एल्केन कैटेगरी का है तो एन लगा देंगे, तो 1 फ्लोरो प्रोपेन यहाँ पर हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक का ये पार्ट आपको क्लियर होगा, है ना। अगर आपका इस पार्ट से कोई भी डाउट हो या लास्ट सेशन से कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल।